Hello everyone, myself MD Kausar from Glorious Academy. Today we will learn about sonnet, its definition, who are the important writers in this field, and most importantly the differences between Petrarchan sonnet and Shakespearean sonnet. So let's start. आपने कभी ना कभी सोनेट के बारे में सुना जरूर होगा. आज आपको सोनेट के बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सोनेट. सो सोनेट ये वर्ड, ये एक इंग्लिश वर्ड है जो कि निकला है इटालियन वर्ड सोनेटो से, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग या फिर लिटिल साउंड. एंड अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स ये जो वर्ड है सोनेट, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है सोनस, जिसका मतलब होता है साउंड. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सोनेट. देखिए, आप लोग जानते होंगे सोनेट हम लोग बोलते हैं 14 लाइंस के एक शॉर्ट पोएम को. ऑलराइट, तो इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. बेसिकली एक सोनेट के 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. रिमेंबर माय फ्रेंड्स, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, लेट्स अंडरस्टैंड. सो ये डेफिनेशन भी है और एक सोनेट का कंप्लीट डेफिनेशन भी है और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएंगे. सो अ सोनेट, पॉइंट नंबर 1, is a short poem of 14 lines, which is clear. Point number 2, point number B, it has a specific rhyme scheme. सोनेट का जो कोई भी सोनेट हो, चाहे वो पेट्रार्कन सोनेट हो, शेक्सपियरियन सोनेट हो या कोई भी सोनेट हो, उसका एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होता है. राइम मींस द मैचिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ द लाइंस, व्हिच इज डिनोटेड बाय ए बी बी ए और ए बी ए बी. आई होप यू नो अबाउट दिस. एंड सोनेट का जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है इज दैट अ सोनेट इज जनरली रिटन इन iambic pentameter. So remember this term, iambic pentameter. तो अब ये होता क्या है, सोनेट को लिखा जाता है 90% ऑफ द सोनेट्स रिटन इन इंग्लिश लिटरेचर आर रिटन इन iambic pentameter. तो ये iambic pentameter होता क्या है? In short and in simple, without complicating it, iambic pentameter is a line of a poem. iambic pentameter पोएम के एक लाइन्स को बोलते हैं जिसमें टोटल 10 सिलेबल्स होते हैं. कितने सिलेबल्स होते हैं? 10 सिलेबल्स होते हैं, जिसमें से 5 सिलेबल होते हैं अनस्ट्रेस्ड और बाकी के जो 5 सिलेबल्स होते हैं वो स्ट्रेस्ड होते हैं. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिलेबल का मतलब क्या होता है. देखिए, सिलेबल इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स you take to completely say a word. आप जब एक वर्ड को बोलते हो तो एक वर्ड को आप जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कंप्लीटली अटर करते हो, कंप्लीटली बोलते हो, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? सिलेबल. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से वाटर, सो ये जो वाटर एक वर्ड है, बट वाटर इसको हम 2 अटेम्प्ट में बोल रहे हैं. सो वाटर हैज 2 syllables. ऑलराइट, इफ आई से tiger, if I say tiger, so when I am saying tiger, this is one word but this has 2 syllables. उसी तरीके से ऐसे भी इंग्लिश लिटरेचर में वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में 3 सिलेबल वाले, 4 सिलेबल वाले. बेसिकली सिलेबल का मतलब यही होता है कि आप एक वर्ड को कितने अटेम्प्ट्स में कंप्लीटली बोल पा रहे हो. फॉर एग्जांपल, आप एक मंथ का नाम ले लीजिए, सितंबर, सेप्टेम्बर और वेंसडे. सो वेंसडे तो 2 सिलेबल हो गया. और एक वर्ड आ रहा है मेरे अभी जहन में, कॉन्ग्रेचुलेशन. सो इसमें कितने सिलेबल है? कॉन्ग्रेचुलेशन. सो इस वर्ड में टोटल आपका 5 सिलेबल है. तो सिलेबल तो क्लियर हो गया. ऑलराइट, तो iambic pentameter समझा रहे थे. इन सिंपल, इन शॉर्ट, एन iambic pentameter इज अ लाइन ऑफ अ पोएम. ये पोएम का एक लाइन होता है जिसमें टोटल 10 सिलेबल्स होते हैं. कितने सिलेबल होते हैं? 10 सिलेबल्स होते हैं, जिसमें से 5 सिलेबल्स अनस्ट्रेस्ड होते हैं और बाकी के जो 5 सिलेबल होते हैं वो स्ट्रेस्ड होते हैं. लेकिन 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 यहां पर भी एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि एक लाइन में जो 10 सिलेबल्स होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि शुरुआत के 5 सिलेबल्स अनस्ट्रेस्ड होते हैं और बाद के जो 5 सिलेबल होते हैं वो स्ट्रेस्ड होते हैं. ये ऑल्टरनेट करके आता है, मतलब एक सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा, फिर एक नेक्स्ट जो सिलेबल होगा वो आपका स्ट्रेस्ड होगा, फिर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल. तो इस तरह से टोटल 10 सिलेबल्स होते हैं, जिसमें पहला जो सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है. मतलब जितने आप समझ जाओ, जितने इवन सिलेबल्स होते हैं वो सारे के सारे अनस्ट्रेस्ड होते हैं और जितने ओड सिलेबल्स होते हैं यानी 2, 4, 6, 8, 10 वो सारे के सारे स्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं. अच्छा, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल का क्या मतलब होता है?
जिस सिलेबल पर जब आप उसको प्रोनाउंस करते हो, जब आप उसको बोलते हो, तो उस पर एक फोकस लगे, एक ओरल फोकस लगे, जिसको बोलते वक्त आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसको स्ट्रेस्ड बोलते हैं। और जिस पार्ट को या जिस वर्ड को बोलते वक्त नॉर्मली हम लोग बोलते उतना ज्यादा हमें स्ट्रेस लगाने की जरूरत ना पड़े, तो उसको अनस्ट्रेस कहते हैं। तो आयामिक पेंटामीटर का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। शेक्सपियर का एक काफी फेमस सोनेट है, सोनेट नंबर 18, जिसका फर्स्ट लाइन आप ले लीजिए, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अब इसमें आप काउंट करें, ये लाइन में टोटल 10 सिलेबल्स हैं, 10 सिलेबल्स है। शैल, लेट्स काउंट, कम ऑन, शैल आई कंपेयर दी to a summer's day. So there are total 10 syllables. अब ये जो 10 syllables है, इसको हम लोग बोलते हैं पेंटामीटर। पेंटामीटर, पेंटा मीन्स 5 and मीटर मीन्स 2 syllables. तो 5 into 2 is equal to 10. And iambic का मतलब क्या होता है? अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, इस तरह से। So shall I compare D2। तो आप देख सकते हैं कि हर मीटर का जो फर्स्ट सिलेबल है वो अनस्ट्रेस्ड है और जो सेकंड सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है। शैल आई, शैल इजिली हम लोग बोल दे रहे, बट आई जब बोल रहे हैं उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस। शैल आई कंपेयर, तो जब हम कम बोल रहे हैं ये अनस्ट्रेस्ड है, पेयर तो ए पर थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ रहा है। ये आपको जनरली आराम से बोलोगे तब यू कैन फील कर पाओगे। बहरहाल, सो आई वाज जस्ट टू एक्सप्लेन अबाउट आयाम्बिक पेंटामीटर। ऑलराइट, तो सोनेट का एक तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कोई भी सोनेट हो वो बेसिकली आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट, चूंकि सोनेट एक छोटा सा पोएम होता है, सो इट ट्रीट्स ओनली वन पर्सनल थॉट। याद रखिएगा, सोनेट में आपको बस एक ही थॉट या एक ही इमोशन से रिलेटेड डिस्कशन मिलेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम एक सोनेट में जो इमोशन या जो थॉट को डिस्कस किया जाता है वो पोइट का अपना पर्सनल थॉट होता है। सो आई होप द डेफिनेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोनेट्स आर क्लियर। नाउ सोनेट राइटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं। सबसे पहले है लेंटिनी, who is called the father of sonnet writing because he created the form of sonnet, and the most famous person after Lentini, and rather you can say more famous than Lentini, is what we call Francesco Petrarch. Yes, he is an Italian poet of 14th century, a poet of Italian Renaissance. Although he is not called the father of sonnet, but he didn't create the sonnet form, बट ही पॉपुलराइज्ड इट। यानी पेट्रार्क ने सोनेट फॉर्म को क्रिएट तो नहीं किया, क्रिएट किया था लेंटिनी ने, लेकिन पेट्रार्क ने सोनेट फॉर्म को पॉपुलराइज किया। और देन वी हैव सर थॉमस वॉट, who was the first man to write sonnet in England, so we call him the father of English sonnet. Then we have Edmund Spenser, who is famous for his sonnet collection called Amoretti, and obviously who can forget William Shakespeare. We know Shakespeare for his collection of 154 sonnets, divided into two categories. Majority of the sonnets belong to fair young male friend category, and some of his sonnets, sonnet number 127 to sonnet number 154, belong to the dark lady sequence. Then we have Sir Philip Sidney, whose famous sonnet collection is Astrophil and Stella. John Donne is also a sonnet writer, not specifically, but he is also famous for his sonnet writing. Specifically, he is famous for his metaphysical and holy sonnets. Then we have John Milton. His sonnets are, he is one of my personal poets, and Milton is famous for his devotional and spiritual poems. And Elizabeth Barrett Browning, who is the wife of Robert Browning, a famous poetess of Victorian period, and she is very famous for her love sonnets. So और भी poets हैं, but basically अभी जितना आपको जानना चाहिए था उतना हम आपको बता दिए। एंड नाउ द मेन डिस्कशन शिफ्ट्स टू द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द पेट्रार्कन सोनेट एंड द शेक्सपियरियन सोनेट। अक्सर स्टूडेंट्स को पेट्रार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट में कंफ्यूजन रहता है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, पेट्रार्कन सोनेट मींस द सोनेट फॉर्म व्हिच वाज क्रिएटेड बाय Petrarch, and Shakespearean sonnet obviously means the sonnet form that was created by Shakespeare. लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिर्फ पेट्रार्क का लिखा हुआ सोनेट को हम लोग पेट्रार्कन सोनेट नहीं बोलते हैं। मतलब जो भी पोएट पेट्रार्क के स्ट्रक्चर को और थीम को फॉलो करेगा वो पेट्रार्कन सोनेट कहलाएगा। सिमिलरली शेक्सपियरियन सोनेट। ऑलराइट, सो इफ आई today write a sonnet in the way Shakespeare wrote,
सो दिस विल बी कॉल्ड शेक्सपियरियन सोनेट। सो शेक्सपियरियन सोनेट का मतलब ये नहीं है सिर्फ वो सोनेट जिसको शेक्सपियर साहब लिखे हैं, मतलब जिसने भी या जो भी इन कमिंग डेज जो भी शेक्सपियर को फॉलो करके सोनेट लिखेगा इसके ट्रेडिशन पर, तो वो कहलाएगा शेक्सपियरियन सोनेट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, कम ऑन, द फर्स्ट it is a very important comparative study. See, point number 1, पेट्रार्कन सोनेट जो है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ऑक्टेव एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड सिस्टेट। ऑलराइट, यानी सोनेट है तो उसमें 14 लाइंस होंगे, कॉमन सेंस। पेट्रार्कन सोनेट को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेव। सोनेट का जो शुरुआत का जो 8 लाइंस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेव, और लास्ट का जो 6 लाइंस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिस्टेट। अपोजिट आप यहां पे देख लो, शेक्सपियर के सोनेट को स्ट्रक्चर वाइज हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यस, 4 पार्ट में 3 क्वार्टरन एंड एक फाइनल कपलेट। 3 क्वार्टरन एंड 1 कपलेट। क्वार्टरन बोलते हैं 4 लाइंस को, 4 लाइंस को कंबाइन करके बोलते हैं क्वार्टरन। ठीक है, तो शेक्सपियर के सोनेट में आपको ऑक्टेव एंड सिस्टेट नहीं मिलते हैं, बल्कि आपको क्वार्टरन मिलते हैं। एक क्वार्टरन में टोटल 4 लाइंस होते हैं। दैट मींस 3 क्वार्टरन का मतलब टोटल कितना लाइंस होगा, 12, और लास्ट का एक कपलेट, यानी फाइनल जो 2 लाइंस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कपलेट। तो 4 into 3 यानी 3 क्वार्टरन होते हैं, तो वहां 12 लाइंस और लास्ट का 2 लाइंस को ऐड कर दीजिएगा तो 14 लाइंस। नाउ इसका राइम स्कीम आप देख सकते हो और इसका राइम स्कीम देख सकते हो, ये स्पेसिफिक है। उसके बाद राइम स्कीम का मतलब ये होता है कि पोएम के जो लाइंस होते हैं ना, उनका जो फाइनल लास्ट वर्ड होता है वो जिस लाइन का वर्ड, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सनेट है, ठीक है, फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो अगर थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड से मैच कर रहा है, और सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो राइम कर रहा है फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड से, तो इसका राइम स्कीम क्या होगा, ए बी। इसी तरीके से राइम स्कीम निकाला जाता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पेट्रार्कन सोनेट में जनरली बेसिकली जो भी पेट्रार्कन सोनेट है उसमें टॉक्स अबाउट आइडियल एंड अनरीचेबल लव। ज्यादातर पेट्रार्कन सोनेट्स में जो पोएट होता है वो लव की बात करता है, ऑब्वियसली लव पोएम्स, लव सोनेट्स होते हैं। लेकिन पेट्रार्कन सोनेट में लव का जो कॉन्सेप्ट है वो लव को किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, लव को एक आइडियल कॉन्सेप्ट के तौर पे पोर्ट्रे किया जाता है और अनरीचेबल। इसका सिंप्लीफाइड मीनिंग ये होगा कि पेट्रार्कन सोनेट में जो लवर होता है वही पोएट होता है, और उसकी जो बिलवेड होती है वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग होती है, काफी ज्यादा वो ब्यूटीफुल होती है, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग होती है। कौन, बिलवेड। तो यहां लव का मतलब एक मतलब बिलवेड भी होगा। ठीक है, और पेट्रार्कन सोनेट में जो कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है कि जो लवर है वो अपनी बिलवेड के पीछे पड़ा हुआ है, वो अपने बिलवेड को पाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो बिलवेड है वो इसके हाथ नहीं आती। तो बिलवेड जो अनरीचेबल होती है, बिलवेड को हासिल करना लवर के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, और जो बिलवेड होती है वो काफी आइडियलाइज्ड होती है, यानी लवर के लिए उसकी बिलवेड से ज्यादा इस दुनिया में और भी कोई खूबसूरत तरीन शख्स, यूं पे ना, कोई भी खूबसूरत तरीन, तब उससे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। तो यहां पे इसका मतलब क्या है, आइडियल मतलब परफेक्ट। पोएट लवर की, जो पोएट लवर है उसकी नजर में उसकी जो बिलवेड है वो एकदम परफेक्ट है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उससे खूबसूरत और कोई भी नहीं है, और वो उसकी खूबसूरती की वजह से उसको लव करता है, वो उसको पाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाथ से निकलती चली जाती है। जाहिर सी बात है ना, वो अगर खूबसूरत है उसके लवर्स 1000 होंगे। पोएट जो होता है जाहिर सी बात है प्रेज करता है ब्यूटीफुल वुमेन, वो अपने वुमेन की क्या करता है, तारीफ करता है, जिसे वो लव करता है। हु डज नॉट रिटर्न हिज लव, लेकिन जो बिलवेड होती है ना वो बड़ी जालिम होती है, वो बड़ी बेवफा होती है। हमारा पोएट जो होता है वो वफादार होता है, लेकिन वो जिससे लव करता है, इसकी बिलवेड, इसकी महबूबा, वो इसके लव को रिटर्न नहीं करती, और अगर वो लव करती भी है तो वो अपने आशिक को तड़पाती है। तो ये वाला सीन चलता है किसमें, पेट्रार्कन सोनेट में। ठीक है, और आखिरकार हमारा लवर बहुत कोशिश करता है अपनी बिलवेड को मनाने, बिलवेड मानती नहीं है, तो इसका दिल टूट जाता है। ऑल्सो डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ रिजेक्टेड लवर, तो हमारा लवर तो रिजेक्टेड हो जाता है, फिर उसका दिल टूट जाता है, तो दिल टूटे आशिक की ये कहानी होती है पेट्रार्कन सोनेट। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं, पेट्रार्कन सोनेट में लव का जो कॉन्सेप्ट और बिलवेड का जो कॉन्सेप्ट पोर्ट्रे किया गया, इट इज नॉट रियलिस्टिक, इट इज नॉट रियलिस्टिक, इट इज अनरियलिस्टिक। क्योंकि पोएट जो है वो अपनी बिलवेड को सिर्फ उसकी ब्यूटी के लिए लव करता है, उसकी ब्यूटी के लिए तारीफ करता है। तो अगर एक वुमेन की तारीफ उसकी ब्यूटी के लिए की जाए, सो ये तारीफ एक्चुअली में रियल तारीफ नहीं है।
दिस इज नॉट अ रियल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब अगर वुमेन ब्यूटीफुल ना हो तो उसकी तारीफ भी नहीं होगी। सो अ वुमेन शुड बी प्रेज्ड नॉट फॉर हर ब्यूटी बट फॉर द क्वालिटीज दैट शी मस्ट हैव। अब यहां पे देख लेते हैं शेक्सपियरियन सोनेट में। शेक्सपियरियन सोनेट में क्या है, इसका एकदम उल्टा है, ठीक है ना। डील्स विथ रियलिस्टिक पर्सनल एक्सपीरियंस। डील्स विथ रियलिस्टिक पर्सनल एक्सपीरियंस का सिंपल मतलब यही है कि यहां पर भी आपको एक पोएट यानी शेक्सपियर और उसकी बिलवेड मिलेगी, लेकिन शेक्सपियर या फिर शेक्सपियरियन सोनेट में, स्पेसिफिकली शेक्सपियर की बात करते हैं, शेक्सपियर अपनी बिलवेड को कैसे पोर्ट्रे करता है जी। शेक्सपियर अपनी बिलवेड को एकदम खूबसूरत है, बहुत हसीन है, बहुत जवान है, वैसे पोर्ट्रे नहीं करता। रियल लाइफ में कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं होता है। शेक्सपियर अपनी बिलवेड को एकदम सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत, हुस्नो जमील, एकदम जैसे उसकी जैसी कोई ब्यूटी इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसे प्रेजेंट नहीं करता, बल्कि वो बोलता है कि मेरी जो बिलवेड है वो एक कॉमन ह्यूमन है और वो जैसी है हम उसको आइडियलाइज नहीं करेंगे, उसको हम एग्जेजरेट नहीं करेंगे, उसकी तारीफ की उसकी ब्यूटी की हम हद से ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे, वो जैसी है हम उसको वैसे ही प्रेजेंट करेंगे, एकदम रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन। हाँ, तो शेक्सपियर जो है अपनी महबूबा को, अपनी बिलवेड को वैसे ही पोर्ट्रे करता है जैसे कि उसकी महबूबा रियल लाइफ में है, उसको आइडियलाइज नहीं करता। सो अच्छी बात है ना, नो आइडियलाइजेशन ऑफ लव एंड बिलवेड। वो अपनी बिलवेड को आइडियलाइज नहीं करता है, जैसी वो है वो ऐसे बयान करता है। अगर आप शेक्सपियर का सोनेट नंबर 130 पढ़ोगे, वो उसमें बोलता है, माय मिस्ट्रेसेस आईज आर नथिंग लाइक द सन। मेरी मिस्ट्रेस की जो आंखें हैं, आंखें आईज, वो सन की तरह नहीं है। पेट्रार्क होता तो वो सन से भी ज्यादा ब्राइट बता देता अपनी महबूबा की आंखों को, है ना। तो शेक्सपियर अपने महबूबा की बुराई नहीं कर रहा है, बल्कि रियल में वो जैसी है उसको वैसे प्रेजेंट कर रहा है। और लास्ट में ये भी बोलता है, सोनेट नंबर 130 आप जाकर पढ़ लेना, लास्ट में वो ये भी बोलता है कि मेरी महबूबा उतनी खूबसूरत नहीं है, उसमें वो क्वालिटीज नहीं है जो दुनिया वाले अपनी महबूबा में तलाश करते हैं, बट स्टिल आई लव हर, फिर भी मैं उससे लव करता हूं। तो शेक्सपियर भी प्रूव कर रहा है कि उसका जो लव है अपनी बिलवेड के लिए वो रियल है, क्योंकि उसकी बिलवेड उतनी खूबसूरत नहीं भी है, फिर भी वो अपनी बिलवेड को लव करता है। इसका मतलब शेक्सपियर का जो लव है वो रियल है। अपीयरेंसेस डोंट मैटर वेयर ट्रू लव इज कंसर्न, राइट। शेक्सपियर का जो लव है किसके लिए, अपनी बिलवेड के लिए, वो रियल है, क्योंकि उसकी बिलवेड उतनी खूबसूरत नहीं भी हो सकती है, फिर भी शेक्सपियर अपने बिलवेड से लव करता है, नॉट फॉर हर ब्यूटी। तो इससे पता चल रहा है कि शेक्सपियर का जो लव है वो रियलिस्टिक है एंड जेन्युइन है, ऑब्वियसली। सो आप देख सकते हैं, ट्रीट्स बिलवेड एज अ रियल एंड कॉमन फिगर। वो अपने बिलवेड को एक रियल और कॉमन फिगर के एज अ कॉमन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तौर पे प्रेजेंट करता है। ट्रू लव विद ऑनेस्टी, ट्रू लव की बात करता है पूरे ऑनेस्टी के साथ। और शेक्सपियर के सोनेट में आपको और भी थीम्स मिल जाएंगे, नॉट ओनली अबाउट लव। शेक्सपियर आल्सो टॉक्स अबाउट टाइम और कैसे वक्त के साथ एजिंग, इंसान बूढ़ा होने लगता है, ब्यूटी is a temporary thing and death is a permanent reality, and immortal power of poetry। शेक्सपियर के सोनेट्स में आपको ये भी एक कॉमन थीम मिलेगा। आप सोनेट नंबर 73 पढ़ लोगे, आपको पता चल जाएगा, इमॉर्टल पावर ऑफ पोइट्री। मतलब पोइट्री कैसे किसी भी शख्स को इमोर्टलाइज कर सकती है। सोनेट नंबर 18 इज आल्सो अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ द इमोर्टलाइजेशन और इमोर्टलाइजिंग पावर ऑफ पोइट्री। ऑलराइट, एंड लास्ट स्ट्रक्चर वाइज समझा देते हैं आपको। पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव यानी शुरुआत का जो 8 लाइंस होता है, द ऑक्टेव प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम और प्रेजेंट्स अ इमोशन और एन इमोशन, ठीक है। और फिर आता है वोल्टा। वोल्टा इज अ पार्ट ऑफ सिस्टेट। पेट्रार्कन सोनेट में 8 लाइन के बाद जो 9th लाइन आता है, जो 9वां लाइन आता है, उसको वोल्टा बोलते हैं, एंड वोल्टा इज अ पार्ट ऑफ सिस्टेट, क्योंकि 9वां लाइन से तो सिस्टेट आपका शुरू हो गया। वोल्टा में क्या होता है, 8 लाइंस में बेसिकली एक प्रॉब्लम को या एक इमोशन को प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद वोल्टा यानी जो 9वां लाइन होता है, आफ्टर द एंडिंग ऑफ द ऑक्टेव, अ टर्न इन थॉट। थॉट में क्या आती है, एक तब्दीली आती है और वहां से सिस्टेट भी शुरू होता है, एंड द सिस्टेट ऑफर्स अ सॉल्यूशन। द ऑक्टेव प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम एंड द सिस्टेट प्रेजेंट्स अ सॉल्यूशन। और ये चेंज शिफ्ट कहां आता है, 9वें लाइन में, 9th लाइन में, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टा। एंड शेक्सपियर का आप सोनेट में देखोगे तो इसमें 4 पार्ट है। फर्स्ट क्यू, 4 क्वाड्रेंट, स्पेस नहीं था इसीलिए ऐसे लिख दिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द कपलेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया। द सेकंड क्वाड्रेंट उसी मेन आइडिया को डेवलप करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक ट्विस्ट आता है, और फाइनली जो लास्ट का 2 लाइन होता है जिसे हम कपलेट कहते हैं, शेक्सपियर उसमें एक सरप्राइजिंग एंडिंग हमें देता है। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था सोनेट का, और स्पेसिफिकली द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन पेट्रार्कन एंड शेक्सपियरियन सोनेट। समझ में आ गया होगा तो मेरी मेहनत कामयाब हुई होगी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।